Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suja minha cabeça, dá cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suja minha cabeça, dá cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करो तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया, तो आगे भी रहना बिल्कुल बढ़िया। तो आज की इस वीडियो से मेरा जो चैनल है उसकी शुरुआत होने वाली है, और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है उसे पढ़ने वाले हैं, विच इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए पहले उसे पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and interpreting the financial transaction and committing the result to the user। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर। हम एक एक करके जो सारे के सारे फंक्शन है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पर ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब होता है लेन देन, और फाइनेंशियल यानी मनी से रिलेटेड, और साथ में बिजनेस से भी एसोसिएटेड होना चाहिए। हर एक उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंशियल यानी पैसे के नेचर में होगा, और साथ में उसमें लेन देन होगा यानी ट्रांजैक्शन होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बिजनेस से एसोसिएट होना चाहिए, तब जाके हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। Accounting records only those transactions which can be measured in terms of money. This involves identifying transaction and event that are part of economic activity. For example, purchase of raw material for sale of finished goods by a firm। यानी उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो पहली चीज फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, और दूसरा बिजनेस से एसोसिएटेड होनी चाहिए। फाइनेंशियल यानी कि जो पैसे के टर्म में होती है, हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे के टर्म में होती है। जैसे हमने परचेस करे रॉ मटेरियल को जिसकी कुछ कीमत थी जैसे 1000, लेकिन हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं होगी। जैसे मैनेजमेंट का झगड़ा हो गया हमारे एम्प्लॉय के साथ, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक गया, इवन दो इसने हमारे बिजनेस को अफेक्ट किया है, पर ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन, ये इसी के जैसा सेम पॉइंट है। Financial transaction and events are measured in terms of money. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the book of account। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन which cannot be measured in terms of money, यानी कि पैसे के टर्म्स में जो है उसे मेजर नहीं किया जा सकता, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट लाइक कैलिबर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट हमारा कितना अच्छा है कितना बेकार है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट। अब हम सेकंड में जाते हुए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। बस सिंपली जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे जो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड होंगे, जब हम उन्हें लिखते हैं तो उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस रहती है, इसमें हम पूरे ट्रांजैक्शन को ना लिख के उसको टुकड़ों में लिखते हैं, जिसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। तो जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं हम पूरा ट्रांजैक्शन ना लिख के जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट भी होता है और कन्वीनियंट भी होता है। तो रिकॉर्डिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं यानी जर्नल एंट्री करते हैं। फिर क्लासिफाइंग और क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। यानी कि भाई जब हम एक नेचर के जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं उन्हें जब इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम लेजर कहते हैं। अब देखो लेजर, जैसे मेरे नाम का लेजर बना है, राम नाम का एक लेजर बना है, तो मेरे से रिलेटेड जो भी बिजनेस के लेन देन हुए होंगे मेरे साथ, तो उसका एक अकाउंट बन जाएगा। जैसे इस बंदे ने इतने पैसे लिया, 10,000 लिया और उसमें से 5,000 दे दिया, तो अब 5,000 का इसके अकाउंट पे बैलेंस बना हुआ है। तो ये सिर्फ मेरे अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में जो जो अकाउंट इफेक्ट होते हैं उन सबके लेजर बनते हैं, सबके अपने अपने। यानी हर एक वो ट्रांजैक्शन जो सेम नेचर की होगी उसका एक लेजर बन जाता है, यानी उसे क्लासिफाई कर देते हैं सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को सेम जगह पे। जैसे राम, राहुल, इन सब के नाम के अकाउंट के लेजर बने होंगे,
जिसमें राहुल से रिलेटेड जो कोई भी लेन देन होगा वो राहुल के अकाउंट में चला जाएगा, राम से रिलेटेड जो कोई भी लेन देन होगा वो राम के अकाउंट में चले जाएगा। और ऐसी बहुत सारे हजारों करोड़ों नहीं हजारों लेजर्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अगला टॉपिक समराइजिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external user for financial statement. This process lead to the preparation of trial balance. Summarizing में हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ लिख देते हैं, जिसके थ्रू इकट्ठा लिखना है, उन्हें टोटलिटी के फॉर्म में लिखना, एक साथ लिखना, तो उसे समराइज करना होता है कि अपन सबको समराइज कर दे, कंप्रेस वे में, टोटलिटी वे में दिखाते हैं, तो उसे हम समराइजिंग कहते हैं। और समराइजिंग की प्रोसेस से हमें मिलता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस समराइजिंग की प्रोसेस का रिजल्ट होता है। तो समराइजिंग करें हमने, फिर उससे बना ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट जो है उसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। जैसे आप जान सकते हो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो रहता है, इसके थ्रू हम अपनी इनकम निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, और बैलेंस शीट के थ्रू हम हमारी पोजीशन जानते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम P&L और बैलेंस शीट को देख के एनालाइज करते हैं कि हमारे जो बिजनेस है उसमें कैसा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं है, हमारे पास ज्यादा एसेट्स है और हमारे पास ज्यादा लायबिलिटीज है, हमारी कैसी पोजीशन चल रही है। तो इससे हम एनालाइज करते हैं और आखिर में कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यानी जो फाइनली हमारी जो इन्फॉर्मेशन बन गई है ये हम कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स को। एंड दिस टॉपिक विल बी फर्दर एक्सप्लेन आफ्टर सम स्लाइड्स। आई गेस लास्ट वाली जो स्लाइड है वो इसी से रिलेटेड है। अब ऑब्जेक्टिव्स, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें मेंटेन किया जाता है कि हमने किससे कितना लेन देन करे, ये सब चीजें, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है और इन्हें सिस्टमेटिकली मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हमें लास्ट में रिजल्ट फाउंड करना है। इसलिए हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं ताकि हम रिजल्ट बना सके कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, इसके थ्रू हम जान पाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है, ये सब चीजें। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू, जो रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस शीट के अंदर। इसमें मतलब हमें पास देखिए बैलेंस शीट से पता चलता है हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। एसेट्स यानी हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें जो फ्यूचर में फायदा देंगी, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, और मान लीजिए ये जो मैं टेलीविजन का यूज कर रहा हूँ ये भी एक एसेट है क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है। लायबिलिटी यानी कि भाई जो उधार हो गया, मैंने किसी से उधार लिया, अगर उधार ज्यादा है और एसेट कम है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और अगर हमारे पास एसेट्स ज्यादा है यानी हमारे पास संपत्तियां ज्यादा है और जो उधारी है वो कम है, तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है। देन फिर फैसिलिटेट मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं ना, उनको डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि भाई किससे क्या ले रहे हैं, क्या से क्या चल रहा है, ये सब चीजें तो हमें मैनेजमेंट ही बताएगा। और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए मदद करता है ये फाइनेंशियल अकाउंट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में बनाते हैं ना, ये सब। और प्रोटेक्टिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं ना तो हम उसे एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि अब ये जो है इसे चोरी नहीं किया जा सकता है। देन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसी सोर्स से रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हमारे एसेट के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है कि नहीं ये मेरा एसेट है, तो हम इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो भाई फंक्शन जो है ना, फंक्शंस और एडवांटेजेस, ये बहुत ज्यादा इजी है, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ये तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। चलो भाई अब अपन बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो भाई आखिर अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। Accounting is not fully exact in spite of the fact that transactions are recorded on the basis of evidence। यानी कि भाई जो अकाउंटिंग रहती है वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं रहती है।
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यानी इसके अलावा, जबकि हमारे जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो हम किसी सोर्स यानी एविडेंस के थ्रू लिखते हैं। आपने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन जब भी अकाउंटिंग में अकाउंट्स को अकाउंट फॉर यानी रिकॉर्ड किया जाता है तो किसी एविडेंस के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके थ्रू हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की जो प्रोसेस रहती है उसमें बहुत सारे अजम्पशंस भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे एस्टिमेट्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जैसे हमने 10 लाख का एक एसेट परचेज किया है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसकी एक लिमिटेड लाइफ रहेगी जो 10 साल की रहेगी, तो उसके बेसिस में हम अजम्पशन लगा दिए ना हमने, ये 10 साल तक चलेगा, और उसके बाद हर साल हम उसकी 1-1 लाख से वैल्यू गिरा रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन है जो हमने अज्यूम किया है। इसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं, जैसे प्रोविजन के भी अजम्पशंस लिए जाते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास जो आखिरी में सामान बच गया है वो कितने में बिकेगा, हम इस बात का भी अजम्पशंस लगाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं ये फुली एग्जैक्ट नहीं है। क्या रीजन है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं, इसलिए हम इसे पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसके नीचे वाला पॉइंट से ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अभी मैंने बात किया था जब मैनेजमेंट की वर्कर्स से लड़ाई हो गई थी तो उसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा था, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है कि बिजनेस में मैनेजर्स ने लड़ाई कर लिया वर्कर्स से जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसे अकाउंट फॉर या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है, ये क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसे मनी की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनिटरी मैटर्स ओनली, देयरफॉर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल ऑफ द मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड। यानी हर एक वो ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, और जो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन रहेंगे जिन्हें मनी की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता लेकिन वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, हमें उसे भी इग्नोर करना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू frequently. That is, it does not remain stable. Accounting, however, assumes that the value of money remains stable unless the price level changes are considered. Accounting information will not show correct financial pivot. जैसे मान लीजिए आपने एक 10 लाख का एसेट खरीदा है और जब आपने इसे खरीदा तब मान लीजिए अभी मार्केट में उसकी वैल्यू डायरेक्ट गिर के 5 लाख हो गई क्योंकि वो एकदम पुराना हो गया। नहीं 5 लाख नहीं 7 लाख हो गई। पर आप जब उसका वैल्यूएशन करेंगे तो आप तो 1-1 लाख से गिराएंगे। जैसे मान लीजिए 10 लाख की यूजफुल लाइफ है तो हर साल आप 1-1 लाख से उसकी वैल्यू गिरा रहे हैं, तो फिर आप अगले साल क्या मानेंगे वो 9 लाख का हो गया है। बट अपन ने तो देखे कि अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई है, तो हमें इस बात को इग्नोर करना पड़ेगा कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक है कि मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। अब ये पहली बात। अब मान लीजिए दूसरी बात क्या हुई, आपने एक 10 लाख की मशीनरी खरीदे, अब क्या हुआ, अजूबा हो गया कि भाई उसकी सप्लाई बहुत कम हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो अब 10 लाख की मशीनरी 15 लाख की हो गई, पर आप स्टिल उसे अकाउंट फॉल नहीं कर सकते क्योंकि आप मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू तभी कंसीडर की जाती है जब वो एसेट को बेचना हो। अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, और उसे तभी कंसीडर किया जाएगा जब एसेट बिकेगा। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। द विंडो ड्रेसिंग टर्म मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ वे so as to conceal vital facts and present the financial statement to show a better position than what actually is in the situation. Income statement that is profit and loss does not show correct profit and loss, and the balance sheet does not provide a true and fair view of the financial position of the company या organization. तो भाई हम जो है विंडो ड्रेस कर सकते हैं, यानी अकाउंट्स जो है उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम एक बेटर पोजीशन में है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही यही होता है कि हम हमारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें मैनिपुलेट करके बेटर कंडीशन में शो करते हैं ताकि लोग हमें हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें और हमें पैसा मिले। या फिर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बताया सबको कि मेरी जो है 20 लाख का टर्नओवर हुआ था, 20 लाख की सेल हुई थी,
पर मैंने ये नहीं बताया कि भाई मेरी सेल हो नहीं रही थी तो मुझे मेरी कॉस्ट यानी कि जितने का गुड था उतने में ही बेचना पड़ा। मैंने विंडो ड्रेस कर दिया, मैंने उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स को, जिसकी वजह से ये दिखने लगा कि मैंने 20 लाख की सेल किया था। तो ये मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत तरह के मैनिपुलेशन होते हैं जिसके थ्रू हम जो है विंडो ड्रेसिंग को कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का। दिस क्या क्या होती है? सबसे पहले बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स अकाउंटिंग के हमने वेरियस स्टेप्स भी होने पड़े। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, हर एक वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंशियल नेचर की होगी, यानी कि पैसे की नेचर में होगी। पहले हम पूरा वर्ड जान लेते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल यानी पैसे से, ट्रांजैक्शन यानी रिलेटेड लेन देन। जब भी पैसे का लेन देन होगा और वो हमारे बिजनेस अर्थात हमारे व्यापार से संबंधित होगा तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर व्यापार से संबंधित नहीं है और पैसे का लेन देन है, जैसे मान लो मैं एक एज अ बिजनेसमैन अपनी बेटी की फीस भरता हूँ, स्कूल फीस, तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब मान लो क्या हुआ, बिजनेस में बहुत खतरनाक वाला घाटा हो गया, मैनेजमेंट का वर्कर्स के साथ झगड़ा हो गया, पर सिंस ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, इसे मनी की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए हाँ हो गया, अगर फाइनेंशियल नेचर का भी होना चाहिए, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन भी होना चाहिए और व्यापार यानी बिजनेस से भी एसोसिएटेड होना चाहिए। रिकॉर्डिंग, हम जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री के थ्रू उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हर एक एंट्री में हम हर एक अकाउंट को सेपरेटली बनाएंगे, जिसे हम लेजर का नाम देंगे। जैसे राम, श्याम, नैना, ये सब अकाउंट्स बने हुए हैं। अब हमने नैना से कुछ लेन देन करे, श्याम से कुछ लेन देन करे, राम से कुछ लेन देन करे, तो इन सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाएगा जिसे हम लेजर कहते हैं। और लेजर हर एक अकाउंट का बनाया जाएगा जिसकी जर्नल एंट्री हुई है। ठीक है। समराइजिंग यानी हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम प्रिपेयर करेंगे हमारी इनकम स्टेटमेंट विच इज ट्रायल बैलेंस एंड विच इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। इन्हें हम कहेंगे इनकम स्टेटमेंट। और साथ में जो हमारी बैलेंस शीट रहेगी जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी आएगी, हम इसे कहेंगे पोजीशन स्टेटमेंट। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन दोनों से हमारा क्या निकलता है? इन दोनों से निकलता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे हमारा क्या निकलता है? इससे हमारा निकलता है एसेट और लायबिलिटी, जिसके थ्रू हमें पता चलता है ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, हम फिर एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई हमें फ्यूचर में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई इसका एंड रिजल्ट क्या आया। फिर आखिर में कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यानी जो कोई भी इंफॉर्मेशन आई है हम उसे कम्युनिकेट कर देंगे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स को। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, भाई वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। सबसे पहले आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम सब पढ़ रहे हैं, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विद, हमें प्रिपेयर करना रहता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल की एंड में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे से रिलेटेड होगी, जिसे मनी की टर्म में मेजर किया जा सकेगा। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है, अर्थात ये सबसे पहले बनाई गई थी और इसे सबसे ज्यादा प्योरेस्ट माना जाता है। इट डील्स विद एसर्टेनिंग प्रॉफिट अर्न, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट मिला है कि लॉस मिला है, और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, यानी कि हमारी ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड आवर बैलेंस शीट। दीज ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब भाई जो फाइनेंशियल अकाउंट, फिर हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिस्पेक्ट फॉर द इंफॉर्मेशन relating to the cost of the product led to the development of specialized branch that is cost accounting। अब भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन था कि वो कॉस्ट पे फोकस नहीं करती थी, तो हमने एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बना दिए, जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम दे दिए, जिसका काम रहेगा कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस रहता है कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी है। चलो पहले कॉस्ट ऑफ प्राइस के मतलब जान लेते हैं। भाई कॉस्ट यानी कि द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन गुड और कमोडिटी, यानी कि हमने हर एक वो खर्चा जो करे हैं किसी भी एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। वापस से समझो, जैसे मान लो एक पेन है, एग्जाम्पल से समझो यार, वापस से क्या समझो, एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक पेन है, पेन जो है उसके लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा जो 2 रुपए का आया था, 5 रुपए का आया था। प्लास्टिक खरीदा जो 5 रुपए का आया था,
उसकी रिफिल जो थी वो 1 रुपए की आई थी, ठीक है, 3 और 5 और 1 6। और उसके बाद इसको मोल्ड करने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए मैंने हीट का यूज किया जो मेरे को 2 रुपए की पड़ी। अब कितने बचे? 2 रुपए बचे, मान मैंने 2 रुपए जीएसटी दे दिया। तो ये जो हर एक एक्सपेंस जो इनकर हुआ है इसको बनाने के लिए और इसके प्रोडक्शन के लिए, इसको हम उसकी नहीं, जीएसटी को उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं जीएसटी नहीं आएगा। मान लो 2 रुपए का और कोई एक्सपेंस हो गया, तो ये 10 रुपए हो गई, ये इसकी कॉस्ट है। यानी कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो जो खर्चा करते हैं वो उसकी कॉस्ट में जो है हम इसे इन्वॉल्व करते हैं, और जब हम इसे बेचेंगे और उसमें अपना जो प्रॉफिट उसे ऐड कर देंगे तब ये बन जाएगी उसकी प्राइस। यानी कि हर एक वो खर्चा जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है हम उसे उसकी कॉस्ट कहते हैं, और जब हम उस खर्चे में अपना जो प्रॉफिट है उसे जोड़ देते हैं तब उसे उसकी प्राइस किया जाता है। तो हम जो कॉस्ट है ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच खोल दी है, जिसे खोलेंगे, जिसे कहेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे ज्यादा रिसेंटली आया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को, ताकि वो वेरियस डिसीजंस ले सके। बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यही काम रहता है। एक बार आप देख लीजिए, हमने अभी पढ़े थे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इस मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। भाई देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हम अभी अंतर जानेंगे। पहले बुक कीपिंग का मतलब जानते हैं। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जो अकाउंटिंग रहता है और बुक कीपिंग रहता है, ये दोनों एकदम डिफरेंट है। नहीं, डिफरेंट नहीं बोल सकता। अकाउंटिंग यानी एक बहुत बड़ी चीज है और बुक कीपिंग उसका एक छोटा सा एक पार्ट है। जैसे जो बुक कीपिंग रहती है वो स्टार्ट होती है हमारे रिकॉर्डिंग से। 1 मिनट में हाथ में अपने लोग हाथ चले जाते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बुक कीपिंग चालू होती है और यहाँ पे क्लासिफाइंग पे खत्म हो जाती है। बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो जो बुक कीपिंग रहता है ना भाई, वो चालू होता है आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग पे आके खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा रहता है ना अकाउंटिंग, उसमें ये पूरे के पूरे स्टेप्स आते हैं। यानी अकाउंटिंग चालू ही तब होता है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। क्लासिफाइंग में आके हमारा बुक कीपिंग खत्म हो गया, तो समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट टू कम्युनिकेट, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स। तो ये जो रहते हैं ना, समराइजिंग से लेके कम्युनिकेटिंग तक का ये पार्ट होता है भाई अकाउंटिंग का। यानी हमारी अकाउंटिंग चालू ही कब होती है? जब हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, हमारी बुक कीपिंग क्लासिफाइंग तक खत्म हो गई, उसके बाद का काम जो रहता है वो अकाउंटिंग का रहता है, जिसमें समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ये सब आते हैं। बुक कीपिंग। अब हम जानते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है। ये देखिए, आप इसमें पढ़ लीजिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। यानी इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस आती है। ये एक वाइडर टर्म है, बुक कीपिंग एक छोटी टर्म है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी जब बुक कीपिंग खत्म होता है यानी क्लासिफाइंग पे, तब जाके हमारा जो अकाउंटिंग है वो चालू होता है। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी, देखो, बुक कीपिंग जो है वो प्रोसेस है, और जब हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। जैसे आप और मैं जब इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हम अकाउंटेंसी को पढ़ रहे हैं, और जब हम इसी नॉलेज का यूज करेंगे रियल लाइफ में तब उसे हम अकाउंटिंग कहेंगे। यानी जब अकाउंटिंग की प्रोसेस की जाती है, ये सब काम किए जाते हैं ऑफिशियली, तो हम उसे अकाउंटिंग कहते हैं। और जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी में हम ये नॉलेज एक्वायर करते हैं, और जब हम इस नॉलेज को यूज करते हैं तो हम अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है। इट इज एन एजुकेटिंग प्रोसेस। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एजुकेट करते हैं खुद को, वेयर बाय वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर एक्सप्लेन along with the reasons how to maintain the books of accounts, summarize the account। बस सिंपल सी बात ये है कि जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में और जब अकाउंटिंग का काम करते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। सिंपल सी बात है, नॉलेज में जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो अकाउंटेंसी है, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसे अकाउंटिंग कहा जाएगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। आखिर इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज ट्रू एंड फेयर। बिसाइड्स द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर अस। अब इसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
तो आपको इनके बारे में जानना रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मींस द वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायसनेस। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए वो रिलायबल यानी भरोसेमंद होनी चाहिए कि हम इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे भरोसा कर सकते हैं। पर्सनल बायसनेस, पर्सनल बायसनेस का मतलब होता है स्वयं के विचार। हम अपने विचार जो है इसमें नहीं दे सकते हैं कि हम इस चीज के बारे में कैसे सोचते हैं। सिंपल से समझो भाई, जैसे मान लो कोहली भैया खेलते हैं, हमारे धोनी भैया खेलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई कोहली ज्यादा अच्छे हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया धोनी ज्यादा अच्छे हैं। अब भाई ये लोगों के पर्सपेक्टिव पे मैटर करता है। अब जैसे मान लो कोई बोलेगा भैया कोहली ने ये किया, कोहली ने वो किया, और जो धोनी वाले नहीं बोलेंगे धोनी ये किया है, धोनी ने वो किया। अगर हम रिकॉर्ड वाइज देखें तो ऑफकोर्स धोनी भैया ज्यादा बेटर है। तो अगर अपन पर्सनल बायसनेस ना लाए तो ये ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर मैं कोहली भैया का फैन हूं तो मैं क्या बोलूंगा, भाई कोहली ज्यादा बेटर है, कोहली ज्यादा हैंडसम, नहीं वो तो नहीं, कोहली भैया ज्यादा बेटर है अगर मैं पर्सनल बायसनेस लाता हूं तो। दूसरा भाई रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हम भरोसा कर सके। क्यों? क्योंकि इसमें किसी के अपने पर्सनल थॉट्स नहीं आए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल यानी भरोसेमंद होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस यानी लोग इससे मैनिपुलेट ना करें और इसमें अपने विचार ना डालें। शुड बी रिलायबल, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए, एविडेंस के थ्रू किया जाना चाहिए और पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। रिलेवेंस, भाई सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर्स। इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेटमेंट। मतलब भाई रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी जो जो काम की बातें होनी चाहिए ना वही होनी चाहिए, फालतू की बकवास जो है नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बीइंग रिलायबल यानी भरोसेमंद। रिलेवेंस का मतलब होता है ओनली द इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन, यानी जो कोई भी रिलेवेंट यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि समझ में आनी चाहिए। मींस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यानी इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल और समझ में आ जाए। कंपैरेबिलिटी, यानी हर बार हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे सिमिलर तरीके से बनाना चाहिए ताकि जो यूजर्स है वो पिछले वाले डेटा से उसे कंपेयर कर सके और जान सके कि वो सही है कि नहीं। Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise either with that of other period known for intra-firm comparison or with the accounting information of other inter-firm। ठीक है भाई, कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। कंपैरिजन भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है इंट्रा कंपैरिजन, यानी हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल से। जब भी पिछले साल से कंपैरिजन हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का हमसे ही हो रहा है तो उसे इंट्रा कंपैरिजन कहते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी और की फर्म के साथ तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है? रिलायबिलिटी भरोसेमंद होनी चाहिए, रिलेवेंस यानी काम की होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए यानी समझ आ जानी चाहिए, कंपैरेबिलिटी यानी कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए दोनों तरीके से, इंट्रा और इंटर। इंट्रा यानी हमारी फर्म का हमसे ही कंपैरिजन पिछले वाले समय के साथ, यानी पिछले साल से इस साल को कंपेयर करें, और इंटर यानी दूसरी वाली फर्म के साथ कंपैरिजन। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं, मतलब दो तरीके के मेनली होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं? सबसे पहले ओनर वही बंदा है जो बिजनेस को ओन करता है, और आखिर उसे क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ताकि वो जान सके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं तो उन्हें डिसीजंस लेना पड़ता है कि किससे लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए, तो उन्हें वेरियस डिसीजंस के लिए चाहिए रहती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जिसमें आते हैं एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय जो रहते हैं ना उन्हें कुछ बुक्स में इंटरनल कहा गया है, कुछ बुक्स में एक्सटर्नल कहा गया है। मैं टीएस गढ़वाल से देखा हूँ जिसमें उसे इंटरनल बताया गया है, तो एक्सटर्नल बताया गया, इसलिए मैं एक्सटर्नल कंसीडर कर रहा हूँ। आप अपने टीचर से पूछ लीजिए उन्हें कौन सा सही लगता है, फिर उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं सबसे पहले भैया एम्प्लॉय। आखिर एम्प्लॉय को क्यों मतलब रहेगा बिजनेस से? क्योंकि उन्हें सैलरी मिलेगी। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको सैलरी मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, उन्हें बोनस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, अलाउंस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आखिर बैंक को क्यों चाहिए होगा
कि आपकी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी है। इसलिए क्योंकि वो लोन ग्रांट करते हैं, वो लोन तभी ग्रांट करते हैं जब आपका बिजनेस जो है ना वो स्ट्रांग हो, आपके पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो। बिजनेस बैंक पता है इतना वो नहीं होता अच्छा कि भाई दे देगा, हाँ इसको जरूरत है, जरूरत नहीं देखता। बैंक उन्हीं को पैसा देता है जो उन्हें वापस पे कर सके। तो उसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें इन्वेस्ट नहीं किया है पर वो करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अगर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हो, आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, यानी खर्च करेंगे, अपने पैसे हमको देंगे ताकि हम बिजनेस ग्रो कर सके। क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि वो क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती है इसकी। फिर आखिरी बात है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होगा भैया? ऑब्वियसली टैक्स के लिए। ये दिख रहा है, ये अरे शिट, जो कर लोगों को चाहिए रहता है भाई टैक्स के लिए। टैक्स तो पागल की तरह लेंगे ना भाई, हर चीज पे टैक्स। आखिरी में जो सर्विसेज है ये बेकार सी, घटिया सी, वाहियात सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, पर टैक्स तो लेना पड़ेगा, टैक्स तो बहुत जरूरी है। अब खत्म ही होने वाला भाई अपना चैप्टर। ताली बजाओ भाई, वन शॉट बनाया मैंने पहली बार, पहली वीडियो ही वन शॉट। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। भाई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके के हैं। पहला है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, दो तरीके होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉग्नाइज and records both the aspect, debit and credit aspect of financial transaction at the time of recording a transaction. One aspect is recorded on the debit side and the other aspect is recorded on the credit side. जैसे मान लो भाई हम जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उसके दोनों एस्पेक्ट जो है उसे नोट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे से आगे के चैप्टर्स में तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो भाई तुमने एक पेन खरीदा, तुमने पेन खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए होंगे, तो पहला एस्पेक्ट होगा कि तुमने पेन खरीदा, तुम्हारे पास पेन आया। दूसरा एस्पेक्ट होगा तुम्हारा कैश गया, यानी दोनों एस्पेक्ट जो है उसमें होंगे, पहला पेन देने का और दूसरा पैसा देने का। जब भी दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है तो हम इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, और जब भी कोई सिंगल एस्पेक्ट सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है तो हम इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, तो दो चीजें हुई है, गुड्स आए हैं और साथ में कैश गया है, तो हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। एक्वायर्ड इन रिटर्न फॉर कैश इज पेड। इन दिस ट्रांजैक्शन दोनों एस्पेक्ट इन्वॉल्व हुए थे। अब हम देखो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एक को डेबिट साइड, एक को क्रेडिट साइड। अभी आपको समझ में आएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, बहुत इजी रहता है, इतना टफ भी नहीं रहता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रहते हैं, एक आने का एक जाने का। अगर एक बढ़ा है तो दूसरा कम होगा, एक आएगा है तो दूसरा जाएगा, बस ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैंने गुड्स परचेज किया होगा तो गुड्स बढ़ गए मेरे पास और मेरा कैश कम हो गया, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। या तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर भाई मान लो मैंने गुड्स परचेज किया तो गुड्स मेरे पास आए और मेरे पास से कैश गया। दोनों चीजों को हम जो है रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। वही जो सिंगल एंट्री सिस्टम रहता है भाई, ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन रहता है, इसमें हम सिर्फ एक एस्पेक्ट जो रहता है उसे रिकॉर्ड करते हैं, दो एस्पेक्ट को नहीं करते हैं। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म। उम्मीद करता हूँ